बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मरतबा फिर क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। संगजानी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जियों पर गुज़िश्ता रात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आबिद डोगर, शेख वकास अकरम और शाहिद खटक समेत दीगर अरकान शामिल थे, जबकि शुएब शाहीन को भी उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। सिर्फ यही नहीं, PTI ने गुज़िश्ता रात दावा किया था कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी लापता हो गए और उनसे राबता नहीं हो पा रहा। बादअज़ां PTI ने वज़ाहत जारी करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसमें सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जहां मुलाकात हुई वहां जैमर्स लगे थे, इसलिए राब्ता नहीं हो सका। PTI ने अपने रकीन असम्बली की गिरफ्तारी को आज पार्लियामेंट के इजलास में भी उठाया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि कल पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर हर सूरत एक्शन होगा, जिम्मेदारों पर FIR कटवाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने IG इस्लामाबाद को तलब किया और मेंबरान कौमी असम्बली की रिहाई का हुक्म दिया। PTI की गिरफ्तार रहनुमाओं को आज अदालतों में पेश किया गया, जबकि बैरिस्टर गौहर खान को तो पुलिस ने अब से कुछ देर पहले रिहा कर दिया है और शुएब शाहीन को ATC कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दीगर रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने भी इन वाकयात पर रिएक्शन देते हुए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बंद करने का ऐलान कर दिया है। सारी सूरत हाल के बाद जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या PTI एक मरतबा फिर उसी मकाम पर आकर खड़े हो गई है जहां 9 मई 2023 को खड़ी थी, और अब यहां से PTI की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कौमी असम्बली में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी पेश कर दिया गया है और आज सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई हैं। इन तमाम तर मामला पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद भी आज के प्रोग्राम की जीनत बनेंगे। बरलास साहब, आपसे आगाज करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जान की अमान पाऊँ, जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना और जो मैंने अपने मोबाइल के WhatsApp और ट्विटर और बाकी सोशल वेबसाइट्स पर पढ़ा, सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने चंद गिरफ्तारियां अमल में लाई। फिर एक लम्हा ऐसा भी आया कि जब पार्लियामेंट की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, वहां पर शटडाउन हो गया, लाइट मौजूद नहीं थी, 4 से 5 विगो डाले थे, काले भी और सफेद भी, और कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद मौजूद थे जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। कौन लोग थे वो, किसने गिरफ्तारियां की, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाकर? बहुत शुक्रिया ज़रिया। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक इस बात की कि पुराने ज़माने में लाहौर शहर, मुल्तान शहर, बहावलपुर और गुजरांवाला, ये दरवाज़ों के अंदर शहर हुआ करते थे। और कल मैं इसी टाइम 7, साढ़े 7 बजे रेड जोन में था इस्लामाबाद के, तो वहाँ भी दरवाजे थे। एक दरवाज़ा सरीना होटल के पास लगा हुआ है, गेट बंद है जी। एक दरवाज़ा नादरा ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, एक दरवाज़ा मैरियट होटल के बाहर लगा हुआ है, एक दरवाज़ा बरी इमाम की तरफ लगा हुआ है। तो पहले तो मैं मौजूदा जो हुक्मरान हैं फार्म 47 वाले, इनसे गुजारिश करूँगा कि ये उन दरवाज़ों के नाम रख दें। किसी का नाम रख दें जनरल ज़ियाउल हक गेट, किसी का नाम जनरल मुशर्रफ गेट रख दें। बरलास गेट क्यों ना रखें किसी एक का नाम? आप सुन तो दे रजी साहब। तो जो बरी इमाम की तरफ दरवाज़ा निकलता है उसका मौजूदा आर्मी चीफ के नाम पे रख दें। उन दरवाज़ों के नाम होने चाहिए, वो चारों दरवाज़ों के नाम रख दें। यानी एक शहर में रेड जोन जहाँ अहम तरीन बिल्डिंगें हैं, वहाँ भी काम करने वाले लोग, वहाँ बसने वाले लोग, वो बेचारे कैदी हैं। जो मिनिस्टर्स कॉलोनी में लोग रहते हैं, जो जजेस कॉलोनी में रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लॉजेस में, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ के लोग हैं, ये सारे, इवन फॉरेन ऑफिस भी, और आपका सरीना और मैरियट होटल भी, यानी जो मेहमान, जो डिप्लोमेटिक एरिया है, वो बेचारे एक तरह से एक हिसार में रहते हैं, उनको कैदी बना के रखा हुआ है। वो मुझे कल भी हैरत हो रही थी इसी वक्त, ये कोई गड़बड़ होने वाली है।
अच्छा, वो हालात खैर- हाजरा को देख हाँ, के। वो गड़बड़ हो गई। हाँ, अब गुजारिश ये है कि कोई भी हुकूमत हो, कुछ अदारों का देखिए तकद्दस होता है। जैसे मैं और रजी साहब लाहौर हाई कोर्ट की अहाते में हूँ, हम पे बेशक कोई FIR हो, हम मुजरिम हों या हम पे इल्ज़ाम हो कोई भी, मगर कोई पुलिस कोई अदारा हमें हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर सकता है। इसी तरह ये जो पार्लियामेंट हाउस है इसकी कुछ बातें हैं। परला साहब, अच्छा माजरत के साथ ख्वाहिश रखने में, आइन और कानून की अमलदारी करने में मुझे लग रहा है बहुत एक ना बड़ा गैप आ चुका है, क्योंकि इसी मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म अहाता अदालत से गिरफ्तार हुए हैं। तो अब तो हमें मेरे ख्याल से ना यूज टू हो जाना चाहिए कि इसी मुल्क में जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट से किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, और वो भी बगैर किसी वारंट के। गुजारिश ये है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि अब तक कितने ऐसे रहनुमा हैं कि जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उमर डार साहब अपना वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, अब तक आपके पास क्या इत्तलात हैं, पार्टी क्या बता रही है, कितने ऐसे मेंबर्स हैं कि जो अभी तक ज़ेरे हिरासत हैं, कि जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो फलां जेल में है या फिर वो फलां जगह पर महसूर है? उमर डार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है वो जहाज में डार है। साहब आपको जी। सुन पा रहे हैं हमें? नहीं चलें ठीक अच्छा, है, दोबारा मैं ये कांटेक्ट करने की गुजारिश कोशिश से दरियाफ्त बड़ा कर सा रहा प्लीज था कंटिन्यू कीजिएगा। कि पार्लियामेंट का एक तकद्दस है। एक तो वो बातें जो पार्लियामेंटेरियन बाहर नहीं कर सकते, आप ईवान में तकरीर कर सकते हैं, उस पे आपकी पकड़ नहीं हो सकती, यानी आप पूरा सच बोल सकते हैं। फिर पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट लाजस से भी गिरफ्तारियां आपको मकसूद हों तो आप स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त लेते हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन है। यहाँ पर तो स्पीकर साहब को पूछा ही नहीं गया, और फिर जो अरकान किसी हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट के अंदर थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तो उनको किस तरह देखिए बिजली काट कर, अंधेरा करके, दरवाजे तोड़ के, पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल करके उनको उठाया जाता है। अच्छा बड़ला साहब, अभी आपने यहाँ पे एक जुमला बोला, आपने कहा कि स्पीकर साहब से किसी ने पूछा नहीं। रिजवान रज़ी साहब, कल कुछ चैनल्स पर ये खबर गर्दिश कर रही थी, ज़रा ये दावा कर रहे थे, क्योंकि तमाम सहाफ़ी साहिबान ने, किसी के पास खबर सच्ची है, किसी के पास दावा है। अच्छा, उमर डार साहब हमारे साथ आ गए हैं और आपको भी इजाज़त होगी, आप भी सवाल कर सकते हैं। उमर डार साहब, सर फरमाइएगा कि अब तक क्या इत्तलात हैं, कितने ऐसे आप लोगों के साथी हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं जो अभी भी ज़ेर हिरासत हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको उठाया गया और आप लोगों को मालूम नहीं है कि वो कहां पर महसूर हैं, कहां पर मौजूद है? उमर डार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। अच्छा, ये आप मुझसे बात कर जी जी, उमर डार साहब, आपसे सवाल है, ज़रियाब इरफान अर्ज कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने आप लोगों के ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अब तक गायब हैं, जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, और कुछ ऐसे भी कि जिनके बारे में अभी तक आप लोगों को इल्म नहीं है कि उन्हें कहाँ रखा गया है? देखें जी, शेर अफजल मरवत साहब का नहीं पता चल रहा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। उनकी फैमिली जो है वो इंतहाई परेशान है इस सिलसिले में कि बिल्कुल भी कोई अता पता नहीं चल रहा उनका किधर उनको रखा गया है। जो हमारे चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, वो उनकी रिहाई का तो आ रहा है मीडिया के ऊपर कि उनको रहा कर दिया गया है। इसी तरह शुएब शाहीन साहब को इन्होंने आज पेश किया है। अब चंद एक और हमारे MNAs हैं, वो भी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। शेख वकास साहब हैं, दीगर और इसी तरह दोस्त हैं। तो देखें, मतलब ये हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं। महज ये हुकूमत और हुक्मरान एक जलसे की वजह से इस कदर बौखला गए हैं, और आप सारी कौम जानती है कि ये नहीं चाहते थे कि जलसा, और फिर जब भी तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के जलसे की बात होती थी, किस तरह उसको मुलतवी किया जाता था, कई एक जगह, कई एक मुकामात उसके तब्दील किए गए, यहाँ तक कि जलसे की एक रात पहले भी एक जगह जो है उसे दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा, और जलसे वाले दिन भी जिस तरह की रुकावटें खड़ी की गई, और उसके बावजूद जब वहाँ एक अवाम
तारीखी अवाम एक जलसे में शिरकत करती है और हुकूमत जो है बुखला उठती है, और उसी रात आपको पता है कि एक तरफ जलसा हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो शेलिंग हो रही थी। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुनों, हमारे वर्करों के साथ उन्हें पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून। उस दिन इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ, इस्लामाबाद में कई एक जलसे हुए हैं। अच्छा, उमर डर साहब, ये आपने कहा ना कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। मुझे ये बताइएगा कि कल आप लोगों के कुछ एमएनएस की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई, और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद की जानिब से लेकर आई गई, जिसके बारे में आप लोगों के रहनुमा गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपको मालूम है वो गिरफ्तारियां किसकी तरफ से अमल में लाई गई? देखिए, यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सिविल कपड़ों में आते हैं, जो वीगो डालों पे आते हैं, जिन्होंने अपने मुंह भी छुपाए होते हैं, और फिर लोग जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं। कहाँ उनको गायब कर दिया जाता है लोगों को? यही तो हम सवाल कर रहे हैं, यही तो हम कई रिस्ट्रिक्शंस डाल चुके हैं कोर्ट्स में कि बराए मेहरबानी न सिर्फ हम अपने लोगों की बात करते हैं बल्कि हर उस शख्स की बात करते हैं कि जिसको अचानक से गायब कर दिया जाता है और कोई उसका पता ही नहीं चलता। अच्छा उमर डार साहब, जुमे को क्या करेंगे? देने के लिए तैयार नहीं होता जी, ना पुलिस को पता होता है ना इंतजामिया को पता। डार साहब, जुमे को क्या करेंगे? जुमे को एहतजाज की कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल हम लोग एहतजाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब जुल्म करेंगे तो जुल्म के खिलाफ तो हमारा जो इस्लाम है, दीन है, मजहब है, उसका भी यही हुक्म है कि आप जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जो है आवाज को बुलंद करें। और 21 का जो जलसा है लाहौर का, पूरा एहतजाज करेंगे। 21 का जो लाहौर का जलसा है उसमें जो ज़ाहिर है सियालकोट नज़दीक पड़ता है लाहौर के, तो कितनी की पार्टिसिपेशन होगी लाहौर के जलसे के अंदर, और सियालकोट से कितनी की बसें लाएंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं सियालकोट से कितनी पार्टिसिपेशन होगी? आप छोड़ दें सियालकोट को, गुजरांवाला को, कसूर सबसे ज्यादा नजदीक है। मैं इन्हें कहता हूँ कि लाहौर के सारे एग्जिट जो है वो सील कर, हमें लाहौर जलसा करने, सिर्फ लाहौर की आवाम। यकीन फिर भी मीनारे पाकिस्तान अंदर और बाहर से ना भरा होगा तो मेरा नाम। लेकिन आपको लगता है कि जब आप लोगों को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मसा मिली है और फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने भी है, लाहौर का जलसा इतना आसान होगा? दूसरा सवाल भी मेरे साथ ही ले लीजिए। आज इमरान खान साहब की तरफ से जब सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया और हमारे साथ धोखा हुआ है, जबकि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अमन-ओ-अमा की सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में एक जगह पर मौजूद था और वहां पर 8 घंटे इसी मामलात पर गुफ्तगू चलती रही और बातचीत होती रही। अली अमीन गंडापुर सच नहीं कह रहे या फिर इमरान खान साहब कुछ बात जो है वो नपीतुली कर रहे हैं? पार्टी मौक़िफ़ एक्चुअली है क्या? कुछ समझ नहीं आ रही है कि अली अमीन गंडापुर 8 घंटे थे कहां पर? देखिए, ये तो जो जहां तक मेरे इल्म में है, अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद एक मीडिया टॉक करेंगे। अच्छा। और उसमें वो कायदा खुद बताएंगे कि वो किधर थे और इतने घंटे क्यों और कैसे उनको रखा गया, उनके जो टेलीफोन्स थे वो क्यों स्विच ऑफ कर दिए गए, क्यों उनके तमाम रास्ते जो है वो मुनक़ता कर दिए गए, ये वो खुद आज करके बताएंगे। ठीक है। और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक मुस्बत इनिशिएटिव हमें नजर आया, उन्होंने स्टेप इन किया और खुद इस्लामाबाद पुलिस से गुफ्तगू की और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर पार्लियामेंटेरियंस के जारी किए गए। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ एक पॉजिटिव जेस्चर है या कहीं ना कहीं स्पीकर कौमी असम्बली भी सारे मामले में कहीं ना कहीं मुलव्विस रहे हैं? उन्होंने भी कुछ इदारों को अपना ताउन फराहम किया गिरफ्तारियों के सिलसिले में? देखिए, जहाँ तक तो हुकूमत है, मुझे भी इनसे तो बिल्कुल पूरी हैर की तो नहीं है। ये तो सीधी सीधी बात है, इनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं वो हमारे संविधानी जलसे से। रही बात तो स्पीकर साहब ने आज ऑर्डर जारी किए हैं, जिस तरह का प्रेशर आया है, जिस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए, जिस तरह के एहतजाज शुरू KPK में होने वाला था, बाकी सब तरफ होना था, उस प्रेशर की वजह से स्पीकर साहब अंडर प्रेशर हो गए तो उन्होंने ये बात की है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको उमर डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अपने कुछ एमएनएस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। खुसूस उन्होंने शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से बात की और कहा कि हमें अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है और उनके अहले खाना भी इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरा एक सवाल था रज़ी साहब उमर डार साहब से, वो ये कि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट में और अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट में तजाद है। वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं पर मौजूद था 8 घंटे, तो अमन व आमा की सूरत हाल के हवाले से एक मीटिंग थी, वहाँ पर मसरूफ़ था। वो ये कह रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने उठाया। आपको पता है वो 8 घंटे कहाँ थे? जी मुझे पता, बताइए। जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो ले जाए नहीं गए थे, बल्कि वो खुद गए थे। अच्छा। और वहाँ पे जाने से पहले उन्हें फ़ोन पे मैसेज भी मिला था और वो उस मैसेज के नतीजे में वहाँ पे गए थे। और एक बात, दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पे अक्सर जाते रहते हैं और हफ्ते में एक आध चक्कर उनका वहाँ पे लगता है। वो कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ की कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है और साथ में पकौड़े भी होते हैं, साथ में पकौड़े भी होते हैं और बिस्किट भी होते हैं और वो अक्सर वहाँ पे जाते रहते हैं। दूसरा इसका ये मतलब है। अच्छा। तीसरा ये है कि कोयटा होटल की तो बात नहीं हो रही है? कोयटा होटल की तो बात नहीं हो रही है? नहीं, तौबा तौबा तौबा, इतनी बदमजा चाय नहीं पिलानी है आपने मुझे। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि कल हो सकता है कि गुफ्तगू किसी मौजू के ऊपर शुरू हुई हो और वो लंबी हो गई हो और वो गुफ्तगू ख़त्म ना हो पा रही हो। अच्छा। क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक जो अभी डार साहब ने इनायत फरमाई है और एक जो सुबह केपी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया 4 बजे के जनाब वज़ीर आला साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं पेशावर में और वो केपी हाउस से आए हैं, केपी हाउस इस्लामाबाद से आए हैं और वो एक मीटिंग के सिलसिले में, वो मीटिंग लंबी हो गई, 7 घंटे तक मुहित हो गई। अब उनकी तरफ से ऑफिशियली तो यही स्टेटमेंट आई है, लेकिन अनऑफिशियली आज जो है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं कि उनको किसी ने महदूद किया हुआ था, किसी जगह पे रोका हुआ था और उसके नतीजे के अंदर वो जो थे वो नहीं आ पाए। तो अब जाहिर है कि ये बात जो है वो गंडापुर साहब खुद ही अनायत फरमा सकते हैं कि वो कहाँ पे थे। कितना जरूरी हो और चुका है क्यों थे। गंडापुर साहब का मंजर आम पर आकर इस सारे मामले के हवाले से खुद लोगों को बताना, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, हाँ। जो उनके वोटर्स हैं, उनमें भी खासा तजब्बुत पाया जाता है। तभी इसी सूरत के अंदर कोई बयानिया आगे बढ़ेगा ना किसी एक पार्टी का, कि जब पार्टी का बयानिया जो है वो आगे बढ़ पाएगा ना, कि जब एक यकसुई हो जाएगी कि किस मौजू के ऊपर क्या स्टांस हमने लेना है। इस वक्त 2 स्टांस सामने आ गए, कारकुन भी जो है वो हो गया। मुझे अच्छा लगा कि स्पीकर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया, पार्लियामेंट का जो है ना वो तकद्दुस की बात की, लेकिन यहाँ पे इसी असेंबली के अंदर मोहसिन दावड़ साहब भी थे और वो जो अली दूसरे हैं अली मोहम्मद खान साहब, अली नहीं, अली वजीर साहब भी थे और उन्होंने अपना टर्म तकरीबन सारी की सारी जेल में गुजारी है और स्पीकर साहब ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि अच्छा है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन मुझे इसके ऊपर भी तशवीश है कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब आईजी को तलब किया और उनके मुकाबले में ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो जो वो आईजी साहब हैं उन्होंने अदालत जाना जरूरी ख्याल किया, वो स्पीकर की कॉल के ऊपर नहीं आए। तो इसीलिए ये मामला जो है कल तक के लिए उठा लिया गया। ज्यादा मुनासिब होता कि वो पार्लियामेंट के हुक्म को या स्पीकर के हुक्म को अहमियत देते। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट पॉइंट आ गया। अनवर साहब से भी जरा मामला जान लेते हैं। अनवर साहब, चूंकि आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद है, वो अलग बात है, बड़ा साहब आज ही तशरीफ लेकर वापस आए। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या लग रहा है आपको कि जहां पर 9 मई वाले मामला थे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा वहीं पर हम कहें कि उसी एक दायरे में गर्दिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात, तमाम कारकुनान, तमाम लीडरान और खुद इमरान खान अब उसी नुक्ते पर आकर रुख से गए हैं। अब कुछ ना आगे जा रहा है, कुछ ना पीछे जा रहा है। हम भी मतलब ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो बात कहाँ तक जाएगी? ज़रिया, कल मैंने एक बात की थी कि बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर ने दोनों ने पहले मुलाकात की और उसके बाद इतनी हार्ड हिटिंग जो स्पीच थी वो उन्होंने इस जलसे में की। तो आज आपने देखा कि आज बानी पीटीआई ने गैर रस्मी जर्नलिस्टों से गुफ्तगू में कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। जो आपका बुनियादी सवाल है वो ये है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे तो ये लगता है कि 9 मई से ज़्यादा संगीन हालात हो गए हैं, क्योंकि अब इतने मामलात आगे बढ़ चुके हैं कि दोनों जानिब से कोई भी स्टेप बैक करने को तैयार नहीं। और आपको पता है कि रियासत के साथ जब आप महाजराई करते हैं, लड़ाई करते हैं और उलझने की कोशिश करते हैं तो नुकसान आपका होता है। अब 2 काम होंगे, शायद मजहब अल्लाह इससे एग्री ना करें,
और वो दो काम क्या होंगे, या तो फिर बानी पीटीआई डील करेंगे या फिर वो जेल के अंदर ही रहेंगे, ये बात बिल्कुल तयशुदा है। तो इसमें लेकिन कोई लेकिन दो राय जब नहीं ये है। कहा गया था कि आप 23 सितंबर का जलसा जो है, सॉरी आपका ये जो जलसा था उसको आगे लेके चले गए, हाँ 8 सितंबर का, अनवर भाई, इसको जो आगे लेके गए। अनवर भाई, ये तो सूरतें तो सामने है ना। आप कौन सी तीसरी सूरत है जो आपने बंद की है कि ये अब नहीं होगा? मतलब या वो अंदर रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, तीसरी सूरत क्या हो सकती थी? देखिए तीसरी सूरत कुछ भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा रजी साहब कि जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला है वो इतना कोई मामूली वाकया नहीं था, ये गैर मामूली इक़दाम था जो किया गया, और ये बड़ा स्टीम स्टेप था जो उठाया गया फौज की तरफ से। अब आते हैं उसके बाद आप लोगों ने स्टेटमेंट देखे, DGISPR ने कहा कि कोई भी ओहदा हो, किसी तरह का भी शख्स हो, वो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व होगा तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। अब आते हैं हम जो कल का वाकया हुआ, देखिए ये कानून किस लिए बनाया गया था। हम हमेशा ये बात करते हैं, कभी इस तरह के कवानीन में मुस्लिम लीग नून खुद आती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है। जहाँ तक आपने बात की पार्लियामेंट के अंदर की तरह, उस पर आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद रहा हूँ, हर घड़ी हर लम्हा रात तक हम भी सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहे हैं, देखते रहे हैं। अब आप देखिए कस्टोडियन ऑफ दी पार्लियामेंट और अहाता जो होता है वो स्पीकर की परमिशन के बगैर वहां पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, कोई बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जरा गौर कीजिएगा, क्या ये जवाब देना अब स्पीकर कौमी असम्बली का काम बनता है कि क्या इस पार्लियामेंट का तकद्दुस किसने मजरू किया, उसका जवाब वो खुद दें। क्या वो इतने लाइलम थे कि उन्हें सारे ऑपरेशन का पता नहीं था? देखिए ना, ये बहुत सारे सवालात हैं। अनवर रज़ा साहब, ये तो बिल्कुल वो मामला हो गया ना कि सारे यहाँ मॉडल टाउन हुआ और उस वक्त के राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे मुझे तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि उस वक्त के सूबाई वज़ीर आला था वो भी ये कह रहे थे मुझे भी नहीं मालूम कि कहां पर अच्छा क्या हुआ, पूरा लाहौर हिल गया। लेकिन ना उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के कोई कान पे जूं रेंगी, ना शहबाज शरीफ साहब के कानों पर कोई जूं रेंगी, ना ही उन्हें पता चला कि वहां पर लाहौर में हो क्या कुछ रहा है। ज़रियाब ये होता क्या, ये सियासी मसलतें हैं। देखना, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, इस सियासत को आगे लेकर जाने के लिए इस तरह के इक़दाम करते हैं। किसी भी की हुकूमत, हम हमेशा कहते हैं कि जब आप गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम करेंगे उस वक्त इस हालात में, तो आज ठीक है आप एक किसी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दीजिए, आपका हक है, आपके पास ताकत है, आप हुकूमत में, लेकिन जब आप अपोजिशन में होंगे फिर आपके साथ भी यही होगा और आप भी चीख रहे होंगे। हमें इससे होगा क्या? देखिए मुझे कोई नुकसान नहीं, इससे आपकी जमहूरियत हकीकी मायनों में कमजोर होगी। जो स्पेस है उसको आप खुद किसी और के हाथों में दे रहे हैं, किसी भी वजह से दे रहे होंगे। लेकिन देखिए अगर आप इसी तरह की रविश रखेंगे तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने उसकी हैसियत और इसकी तौकीर खुद करवानी है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं बात करते हैं जरा जजेस के हवाले से कि जिनकी तादाद बढ़ाए जाने के हवाले से बिल तो पेश कर दिया गया, इस पर बहस भी हो रही है, क्या ये वाकई एक कानून की सूरत अख्तियार कर पाएगा। और उस FIR का भी मैं जिक्र करूंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के खिलाफ कटवाई गई है, क्योंकि लग उसको पढ़ने के बाद ये रहा है कि जैसे जो ऑपरेशन किया गया था ना वो शायद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ किया गया था। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब ब्रेक के बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल के हवाले से जो कि कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है, और कहा ही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब 17 से 23 करने की तजवीज़ मंजर यहाँ पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके सियासी असरात क्या होंगे। सियासी असरात तो होंगे सो होंगे, लेकिन जो खुद कानून के तालिबे इल्म है वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो अदलिया से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस किस्म की जो आईनी तरमीम है वो अदालती निज़ाम को किस तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए हमें नजर आ रही है। दूसरा ये भी कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ MNAs हैं उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसकी कुछ दफात हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब, सबसे पहले तो जरा मैं मुख्तसर साहब का तज्जिया लेना चाहूंगी कि ये जो दफात लगाई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, दफा 324, 395, 341, 186, 353, 149, 148, 440, 506 जो है ये भी शामिल की गई है। तो मुझे ये बताइएगा इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके 2024 तक इतनी दफात लगा के जब आप लगाते हैं किसी भी केस के अंदर तो आप उसकी खुद ही उसी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करते हैं। और पाकिस्तान की जो पुलिस है
वो एक साइक्लो स्टाइल और एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट के साथ चल रही है, जिसका मकसद उस शख्स को सजा देना नहीं है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ FIR के जो सेक्शंस हैं उनको भरना उसके अंदर है। ना उसके बाद आपको प्रोसिक्यूशन नज़र आती है, ना उसके बाद आपको फॉलो अप नज़र आता है। और यही वो वजह है कि जिसके अंदर से पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है या पुलिस का एक डेटरेंस जो है वो ना होने के बराबर है। FIR बाहर के मुल्क के अंदर अगर आप किसी के ऊपर कर दें तो उसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस निकलता है, और कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपका कन्विक्शन की सूरत के अंदर ज़्यादा चांसेस निकलता है, चूँकि वहाँ के ऊपर 90% के करीब उनका कन्विक्शन रेट है। इधर वे उस चीज़ के अंदर है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कन्विक्शन रेट 5% से भी कम है। वो बुनियादी तौर पे इस तरह है कि इसी तरह की FIRs होंगी, इसी तरह की स्टीरियोटाइप्स चीज़ें आएंगी। फिर इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तफ्तीश करनी है, वो एक हाफ हार्टेड किस्म की एक तफ्तीश करेगा, फिर वो अदालत के अंदर चलान, कई साल चलान ही नहीं जाएगा, हालांकि उसे 14 दिन के अंदर एक चलान जो है वो सबमिट करना है। फिर अदालत जो है माशाल्लाह हमारे मैजिस्ट्रेट और जजेस जो हैं वो ओवर क्राउड हुए हैं केसेस की वजह से, शायद यही आती है नहीं आती। हाफिज साहब, मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कि जजेस की तादाद अब 17 से 23 करने की तजवीज मंजर आम पर आ रही है। नहीं देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का इशू है वो इस इशू से टोटल हट के है। अच्छा। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान की जो जजेस की तादाद सारी है, अगर आप सिस्टम पे बात करें ना, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस का या हमारे पार्लियामेंटेरियंस का कि वो एक इशू आता है उसकी छोटी मोटी कॉस्मेटिक सी सर्जरी करते हैं, वो समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपको अपना पूरा निज़ाम इंसाफ जो है उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा और खड़ा करना पड़ेगा। ये जो निज़ाम इंसाफ जो है ये स्टार्ट होता है आपकी पुलिस की उस FIR से या एक आम आदमी के सिविल केस से जो अदालत के अंदर लेके जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है। दुनिया के जितने ममालिक है यही अंदर सिस्टम है। अब हमारे मुल्क के अंदर पहली ग्राउंड से लेके जो उसके ऊपर आपने एक बड़ी ग्राउंड बनाई हुई है, सारों के अंदर बहुत बड़े जो हैं वो लूप होल्स हैं, और वो लूप होल्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट्स या हमारी पार्लियामेंट वो कवर नहीं करती, जिसका रिजल्ट आपके सामने अच्छा, एक ये है मुख्तसर सा कि अगर कमेंट आप मुझे ये भी दे दीजिए हाफिज साहब की मौजूदा हुकूमत तो अपने फायदे के लिए ऐसी तरमीम करना चाह रही है आइन में, लेकिन अदलिया के लिए ये तरमीम जानलेवा हो सकती है? नहीं, कोई अदलिया के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाना ये एक जरूरत है इस वक्त कि आपके 17 जजेस हैं, 25 करोड़ की आबादी है। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ की थी उस वक्त 97 के अंदर आपने बढ़ाया था। अब 27 साल इस चीज को हो गए, इसके अंदर ना कोई मेला फायदे है। बिल्कुल रिक्वायरमेंट इस चीज की है कि लोगों के 1.5-2 साल जो है वो फर्स्ट हियरिंग ही नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा यही मामला हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर है। अब पंजाब के अंदर इस वक्त 25 हाई कोर्ट के जजेस की सीट्स जो हैं वो खाली है, यानी कि ऑलमोस्ट 60%। यही हमारा 13 के करीब सीट्स जो है वो सिंध में खड़ी हुई हैं, यही दूसरे प्रोविंस के अंदर है। तो हमें अगर इस मुल्क के निजाम को ठीक करना है तो फिर आप कह रहे हैं कि फिर इस किस्म की अमेंडमेंट जो हो रही हैं तो वो स्पेसिफिक आएगा, और जब स्पेसिफिक आएगा तो फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा जो इस मुल्क के निजाम इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है। ठीक। अच्छा मजहर बिल्ला साहब, आपको क्या लगता है इसकी जो सियासी कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसको भुगतना पड़ सकते हैं इन फ्यूचर? और दूसरा ये भी कि आपको लगता है कि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगी ये तजवीज़? अच्छा जी, एक तो मैं आइन की शक्ल अनवर रजा जो बात कर रहे थे ना, उससे छोटी सी बात करूंगा। आज वो उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि कैसे हो सकता था स्पीकर को इल्म ना हो। मैं समझता हूँ कि आज स्पीकर को, ना सिर्फ स्पीकर को बल्कि वज़ीर आज़म को, चूँकि वो इस कायदे ईमान हैं, उनको खड़ा होके इस गैर कानूनी हरकत, इस गैर अखलाकी हरकत की मजम्मत भी करनी चाहिए था, और जो किरदार पसे पर्दा या सामने हैं उनको कटारे में लाना चाहिए था। मगर ऐसी उम्मीदें उस वक़्त की जा सकती हैं जब आप अपनी काबीना में नॉन पॉलिटिकल अफराद जहेज़ में कबूल ना करें। तो जब मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जहेज़ में कुछ चीज़ें कबूल कर लीं और फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी उनकी मर्ज़ी की ना लगी, वज़ीर आज़म की मर्ज़ी की, किसी और की मर्ज़ी की लग गई, तो फिर इस तरह की हरकतें हुई। अब ये जो आपने बात की, हाफ़िज़ साहब से मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद इतनी नहीं है, वो 52 रियासतें हैं, और आप कौन सी मिसालें दे रहे हैं? अब आ जाइए, जो आपने दरियाफ्त सवाल किया, ये कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, मेरा ख्याल है ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इनको 2/3 अक्सरियत में 10 वोट चाहिए जी, 10 वोट की कमी है।
वो पूरे नहीं हो रहे। और ये जो कल एक्ट हुआ है, ये जो कल एक्शन हुआ है, सुनने में आ रहा है कि उस मौलाना पर- वाले वोट भी इसी पलड़े में जाएंगे, कुछ ये लोग उस केपी पर- से भी कुछ लोगों को तोड़ रहे हैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक सुनो इंसाफ तो के। सही, सुने, जो इस वक्त केपी का या पीटीआई का बंदा इस तरमीम के हक में वोट देगा, वो तो सियासी मौत मर जाएगा। अच्छा। कोई नहीं मरना चाहता। मौलाना साहब भी सियासी खुदकुशी नहीं करना चाहते। ये जो लोग चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जजेस की तादाद नहीं बढ़ेगी। आईनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, वो पूरी नहीं है। ये ख्वाहिशात के घोड़े हैं, जितने मर्जी दौड़ा लें और जितनी मर्जी मिसालें दे लें, जो मर्जी कह लें या कर ले, ये ऐसा नहीं होगा। चले रिजवान रज़ी साहब से पूछे। रिजवान रज़ी साहब, ये ख्वाहिशात के जो घोड़े हैं इनको लगाम मिलेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास? देखिए, मैंने कल भी और उससे पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 2 तिहाई अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। जब वो चाहेंगे और उन्हें दरकार होगी, वो दस्तियाब हो जाएगी। हो जाएगी जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके इधर आने से 222 हो गए हैं, अब 4 और चाहिए। 222, हाँ 222 हो गए, 4 और चाहिए। और इस वक्त 6 से ज़ायद लोग जो हैं वो आज़ाद अरकान भी हैं, अगरचे वो उनके ऊपर पीटीआई का भी ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर नहीं की हुई है। हाउस के अंदर वो आज़ाद उसके ऊपर बैठते हैं। मेरे भाई ने अमेरिकी अदालतों की दी, यही जजेस जो हैं मिसाल दी, यही जजेस जो हैं ये इन मुकदमात को निपटाने के लिए काफ़ी हो सकते हैं अगर इसमें 2 काम हो जाएं। एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उसी तरह सियासी मुकदमात को एंटरटेन करने से इनकार कर दे जिस तरह अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप साहब का केस उठा के बाहर फेंक दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये सियासी मामला है, तो आप पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जाके इसको हल करें, हमारे पास सियासी मामला मत लेके आइए। लेकिन हमारे पास तो ऐसा क्योस बन जाता है कि जिसकी कानूनी तशरीह के लिए हमें बार-बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो लोग ये भी मुतालबा करते हुए पाए गए कि जनाब वो फलाना बंदा चीफ मिनिस्टर केपी के अरेस्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही। हमारे यहाँ तो ये भी इतराज करते हुए पाए गए। अभी मैं देख रहा था ब्रेक के दौरान कि एक जाली जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और उसमें जजेस की तादाद 20 से बढ़ा के 30 की गई हुई थी, और वो प्रेसिडेंसी से जारी हुआ था। मेरे इल्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 20 जजेस नहीं है, 17 हैं। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की कौन सी अदालत है जिसमें जजेस की तादाद 20 से बढ़ा के 30 कर दी गई है। वो बेसिकली ये भी एक पैरेलल चल रहा होता है, जालसाजी भी चल रही होती है। दिस इज टोटली फेक, लेकिन वो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। और मतलब बड़े बड़े सीनियर वकला जो हैं उसको कोर्ट ट्वीट अच्छा, अनवर रज़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ जी रज़ी साहब, माजरत के साथ वो पेशावर हाई कोर्ट की तादाद जो है वो 20 से बढ़ाकर 30 की गई है, और सदर आसिफ अली जरदारी ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वो एक ये खबर थी। और दूसरी बात देखिए ज़याब, मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि एक मिनट जो कुछ मेरे बारी मेरे में पास पूरी लास्ट है। 3 मिनट है। अनवर रज़ी साहब अच्छा, ओके नहीं आप खत्म कीजिए। देखिए जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हमारे पास एक माजी की मिसाल मौजूद है। जब LFO आया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मुशर्रफ साहब का, तो उस वक्त जजेस की उम्र बढ़ाई गई थी, और उस वक्त मुनीर शेख साहब ने चीफ बनना था, लेकिन फलक शेर साहब कंटिन्यू कर गए थे। अच्छा, LFO जो था वो पार्लियामेंट से थ्रू हो गया था 2002 वाली असेंबली में से, लेकिन ये शेकअप थ्रू ना हो सकी, तो मुनीर शेख साहब जज चीफ जस्टिस ना बन सके, और फलक शेर साहब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चीफ जस्टिस रह के घर चले गए। फिर मुनीर शेख साहब ने चूंकि इत्तेफाक के खिलाफ बहुत ज़्यादा फैसले दे रखे थे और पीपल्स पार्टी को ने उनको अकोमोडेट करना था, तो फिर उनको फेडरल टैक्स अम्बड्समेंट बना के तो अकोमोडेट किया गया। तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि अगर वो उसके अंदर उम्र के हवाले से कोई तब्दीली कर दें या तादाद के हवाले से तब्दीली। चले, मेरे पास सिर्फ लास्ट मिनट है। हाफिज एहसान साहब, आप कोई लास्ट कमेंट करना चाहें इसी मामले पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ जजेस की तादाद जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी कम है, उसके बाद हाई कोर्ट्स की भी कम है,
اور آج بھی جس طرح پریزیڈنٹ نے اس کو بڑھایا ہے پشاور ہائی کورٹ کو، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا پورا انصاف کا جو نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کا فوجداری نظام بھی ہے اور وہ آپ کا دیوانی نظام بھی ہے جو سول کیسز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، چاہے آپ کے سول جج کا ہے، ڈسٹرکٹ جج کا ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اسے ہمیں ٹرانسپیرنٹ اور پبلک کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک ہم نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے فیورٹزم کا، نیپوٹزم کا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چیمبرز کی طرف سے ججز سپیریئر کورٹس کے اندر آتے ہیں، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. چونکہ اگر آپ کے پاس کوالٹی والے ججز نہیں ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انصاف کو ڈیلیور کریں. اور اگر آپ نے ان کی عمر بڑھانی ہے تو عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگے یہ ان کی ڈیلیوری کا لیول آپ کے سامنے ہی ہے کہ 140 نمبر پہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اور بڑھا کے اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جس کو ہماری پارلیمنٹ. چلے ایک کوسچن کا بس مجھے جواب لے لینے دی، میرے پاس صرف کچھ ہی سیکنڈز بچے ہیں. انور رضا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ووٹ ادھر ڈالیں گے؟ اچھا زریاب، مجھے ایک ذرا کمنٹ کرنے کی اجازت دیجیے گا. میں سوچ رہا تھا کہ زریاب بھی میرے ساتھ وہی کام کر رہی ہے جو حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل حکومت کی طرف جائیں گے. چلے جی، میں معذرت کے ساتھ کل انشاءاللہ ٹائم دیا جائے گا. انور رضا صاحب اجازت دیجیے، بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.